हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मई 2022 तक तैयार होगा अस्त्र मिसाइल का एक्सटेंडेड रेंज वाला वर्जन। भारत के स्वदेशी ATAGS की आधी कीमत पर एल्बिट सिस्टम ने पेश की अपनी आर्टिलरी गन। रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिका की एक बार फिर से भारत को चेतावनी। डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट को बचाने की उम्मीदें हुई धुंधली। और एक नई रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की न्यूक्लियर फोर्सेस कैपेबिलिटी के मामले में अमेरिका और रशिया से आगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जानकारी दे दें कि हमारे नवंबर महीने की फ्रंटलाइन ई मैगजीन लॉन्च हो चुकी है और जो पहले 1000 बायर्स होंगे उन्हें ये ई मैगजीन केवल 11 रुपए में मिलेगी। तो अगर आप ये फ्रंटलाइन ई मैगजीन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर जाकर इस ई मैगजीन को परचेस कर सकते हैं। अभी हाल ही में द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि भारत अस्त्र मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वाले वेरिएंट पर काम कर रहा है जो 160 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी के साथ आएगी। और साथ ही इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1 और इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर में 110 किलोमीटर तक की रेंज वाली अस्त्र MK-1 मिसाइल को इंटीग्रेट करने का कार्य चल रहा है। और जबकि सुखोई 30 MKI फाइटर्स में तो ये मिसाइल ऑलरेडी इंटीग्रेट की जा चुकी है और ये प्रोडक्शन प्रोसेस में है। और एक बार इसके ओवरऑल इंटीग्रेशन प्लान्स पूरे हो जाने के बाद फिर अस्त्र मिसाइल भारत के फ्रेंच ओरिजिन के राफेल और मिराज फाइटर्स को छोड़ के बाकी की पूरी एंटायर फ्लीट पर एक स्टैंडर्ड लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल होगी। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि अस्त्र मिसाइल को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाने पर काम भी किया जा सकता है। बाकी जहाँ तक बात है अस्त्र मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वाले वर्जन की यानी कि अस्त्र मार्क 2 की, तो सोर्सेज के मुताबिक मई 2022 तक DRDO इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए ऑलरेडी इसके डुअल पल्स रॉकेट मोटर पर काम कर रही है। और जबकि इस मिसाइल में रशियन ओरिजिन के रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स को एक स्वदेशी सीकर से रिप्लेस करने का कार्य भी चल रहा है। और जबकि स्वदेशी RF सीकर्स के साथ ऑलरेडी 3 एयर लॉन्च और कैप्टिव फ्लाइट टेस्ट पूरे हो चुके हैं और इस स्वदेशी सीकर के जून 2021 तक प्रूवन होने की भी उम्मीद है। और फिलहाल वर्तमान समय में अस्त्र मिसाइल के RF सीकर्स को छोड़ के बाकी सारे सब सिस्टम और उसके इनिशियल मेजरमेंट यूनिट सारी की सारी स्वदेशी तौर पर ही बनाई गई हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम की तरफ से भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक लेटर लिखा गया है जिसमें उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए अपनी 155 mm और 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन्स को मेक इन इंडिया के तहत पेश किया है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वे इन आर्टिलरी गन्स का 70% हिस्सा भारत में बनाएंगे। और जबकि इंडियन आर्मी के लिए जो ये 1580 आर्टिलरी गन्स को खरीदने का टेंडर है, इसके तहत एल्बिट सिस्टम को करीब 400 आर्टिलरी गन्स बिल्ट और नॉकडाउन कंडीशंस के तहत भारत को डायरेक्टली सप्लाई करनी है, यानी कि इन पहले 400 गन्स में किसी भी तरह के स्वदेशीकरण की जरूरत नहीं है। और जबकि इसके बाद जो बाकी के 1180 गन्स बची हैं वो भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा मैन्युफैक्चर की जाएंगी और वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, और जिसमें स्वदेशीकरण की मात्रा कम से कम 50% होनी चाहिए। और अब इसी को लेकर एल्बिट सिस्टम ने कंफर्म किया है कि वे अपनी 155 mm और 52 कैलिबर की एडवांस टोड होविट्जर ऑर्डिनेंस सिस्टम पूरी तरीके से मेक इन इंडिया पॉलिसी के अनुसार ही पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें 70% स्वदेशीकरण की मात्रा की बात की गई है। यानी कि भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओरिजिनल रिक्वायरमेंट के अनुसार जो पहली 400 गन्स थी उनमें स्वदेशीकरण की जरूरत नहीं बताई गई थी, लेकिन एल्बिट सिस्टम का ये कहना है कि वो इन पहली 400 गन्स को भी मेक इन इंडिया पॉलिसी के साथ पेश करने के लिए तैयार है। और इन पहली 400 गन्स को स्वदेशी तौर पर बनाने के लिए एल्बिट सिस्टम ने पुणे में स्थित कल्याणी ग्रुप और उसकी फ्लैगशिप कंपनी भारत फोर्स के साथ पार्टनरशिप की है। और इन 400 गन्स का प्रोडक्शन होने के बाद फिर जो बाकी की 1180 गन्स हैं वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को शिफ्ट की जाएंगी। और जबकि एल्बिट सिस्टम और कल्याणी ग्रुप ग्लोबल मार्केट के लिए इन आर्टिलरी गन्स को मैन्युफैक्चर करना जारी रखेगी। और जबकि 1180 गन्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा बनाने के लिए उन्होंने फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी सहमति दी है। यानी कि इस प्रस्ताव के तहत एल्बिट सिस्टम भारत के स्वदेशी 155 mm की आर्टिलरी गन यानी कि ATAGS की करीब आधी कीमत पर अपनी 155 mm की आर्टिलरी गन भारत में बनाने के लिए तैयार है। हालांकि थ्योरेटिकली देखा जाए तो इजरायली कंपनी का ये प्रस्ताव सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन रियल टाइम पे ये कितना अप्लाई होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कल सोमवार को प्रोजेक्ट 17A के तहत GRSC द्वारा बनाई गई पहली स्टेल्थ फ्रिगेट INS हिमगिरी के लॉन्च इवेंट पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मीडिया के साथ इंडियन नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर पूछे गए सवाल पर भी बात की, जिसमें उनका ये कहना था कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स
दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। जिस तरीके से नेवल वॉरफेयर में सबमरीन्स की एक अलग जगह है, उसी तरह एयरक्राफ्ट कैरियर की भी एक अलग जगह है। और ये कोई नहीं कह सकता है कि इंडियन नेवी को एयर विंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, इंडियन नेवी को एयर विंग की वाकई में जरूरत है। लेकिन इसे कैसे मैनेज करना है और कैसे हमें हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करनी है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर के अल्टरनेटिव पर बात करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना था कि आपको इस पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे पास कई सारी आइलैंड टेरिटरीज हैं, और अगर हम किसी तरीके से अपनी इन आइलैंड टेरिटरीज का इस्तेमाल कर सकें तो हम इन सब चीजों को बैलेंस भी कर सकते हैं। बाकी इन टेरिटरीज को एक नेवल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल करना है या हमें तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लेना है, इन सभी पर डिटेल में स्टडी चल रही है और इसके पूरा होने के बाद ही हम इस पर कोई फैसला लेंगे। बाकी अगर आपने हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर वर्सेस सबमरीन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वो वीडियो एक बार जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो पर भी हमने इस पॉइंट पर बात की है कि किस तरीके से भारत अपनी आइलैंड टेरिटरीज को एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और जबकि इसके अलावा भी हाल ही में एसपी गाइडेड पब्लिकेशंस के साथ एक इंटरव्यू के दौरान इंडियन नेवी चीफ ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर वाले सवाल पर यह कहा कि जो नेवी के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वाला प्रस्ताव है वो नेवी की जरूरत के हिसाब से है कि हमारे पास हमेशा एक समय पर कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा ऑपरेशनल होने चाहिए। बाकी उनका कहना था कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अगर भारत सरकार से कोई अप्रूवल मिलता है तो फिर इसके बाद करीब 3 से 4 साल लगेंगे इसकी डिजाइन प्रोसेस में, और फिर उसके बाद करीब 8 से 10 साल लगेंगे इसके कंस्ट्रक्शन पीरियड में। बाकी नेवी चीफ के मुताबिक जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे आप दूसरा स्वदेशी कैरियर प्रोग्राम भी कह सकते हैं, वो मेक इन इंडिया के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा देगा और जबकि भारत में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। और जब इस इंटरव्यू के दौरान 10 आर्म्ड ड्रोन्स लेने वाली योजना पर उनसे सवाल पूछा गया तो नेवी चीफ का कहना था कि करीब 30 वेपनाइज्ड ड्रोन्स अमेरिका से लेने वाली जो योजना है उस पर काम चल रहा है, और इस योजना के तहत इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज को 10 आर्म्ड ड्रोन्स मिलेंगे और इंडियन नेवी अंडर वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के साथ इन ड्रोन्स को हासिल करेगी। बाकी नेवी के लिए जो 2 अनआर्म्ड ड्रोन्स लीज पर लिए गए हैं वो कुछ ही सालों के लिए हैं और उनकी जो मेंटेनेंस है वो अमेरिकन फर्म द्वारा ही की जा रही है। हमारी जो अगली न्यूज़ है वो भी इंडियन नेवी को लेकर है, लेकिन उससे पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाकी आपको बता दें कि इंडियन नेवी के डीकमीशन एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट को स्क्रैप होने से बचाने की जो उम्मीदें हैं अब वो धुंधली होती नजर आ रही हैं, क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर आईएनएस विराट के डिसमेंटल्ड होने की इमेजेस सामने आई हैं, यानी कि आईएनएस विराट को डिसमेंटल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि आईएनएस विराट किस लेवल तक डिसमेंटल किया गया है, लेकिन जो इमेजेस सामने आई हैं उनसे ये तो मालूम पड़ रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर का जो स्की जंप वाला पोर्शन है वो तो हट चुका है। और जबकि इसके अलावा इंडियन नेवी से जुड़ी एक दुखद खबर ये भी सामने आई है कि आज सुबह इंडियन नेवी में ग्रे डॉल्फिन के नाम से मशहूर सीनियर मोस्ट सबमरीनर वाइस एडमिरल श्रीकांत का कोविड-19 की वजह से देहांत हो गया है। और जबकि वाइस एडमिरल श्रीकांत इसी महीने रिटायर होने वाले थे और जबकि वे कारवार नेवल बेस पर सी बर्ड प्रोजेक्ट में डीजी के तौर पर अपनी सर्विस दे रहे थे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले और उन्होंने इस देश के प्रति जो अपना योगदान दिया है उसके लिए हम सभी इनके हमेशा ऋणी रहेंगे। और बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि आज मंगलवार को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाई गई सुजीत नाम की ऑफशोर पेट्रोल वेसल आज इंडियन कोस्ट गार्ड की सर्विस में कमीशन की गई है। अभी हाल ही में इंडिया टुडे की तरफ से कुछ सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से बताया गया है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूर्वी लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड करने के कार्य पर लगातार बनी हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड करने का उनका ये कार्य पिछले 9 महीने से लगातार चल रहा है और जिसमें हमारा चिंदी पड़ोसी यानी कि चाइना ऑक्यूपाइड एक्साई चीन पर हेलीपोर्ट का भी निर्माण कार्य कर रहा है। और जिस जगह पर इस हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है वो भारत के दौलत बेग ओल्डी एयरबेस के ठीक अपोजिट पड़ता है। और जबकि एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि चाइना की न्यूक्लियर फोर्स कैपेबिलिटी के मामले में यूएसए और रशिया से भी आगे बढ़ रही है और चीन लगातार अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने पर कार्य कर रहा है और इस योजना के तहत चीन अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस में अलग अलग तरह के न्यूक्लियर वेपन्स को शामिल कर रहा है और ये पहले की तुलना में अब काफी तेजी से हो रहा है। हालांकि इस बात का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि चीन के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, लेकिन अगर कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो चीन के स्टॉकपाइल में कम से कम 350 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने की पूरी संभावना है, जिनमें से करीब 240 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए असाइंड है, 48 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए और जबकि 20 न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स बॉम्बर एयरक्राफ्ट के लिए। लेकिन चीन के न्यूक्लियर वेपन्स का ये अभी भी एक अनुमान ही है, असल में ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। बाकी इसके अलावा रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिका द्वारा टर्की पर लगाए गए प्रतिबंध के साथ अमेरिका ने एक बार फिर से भारत और अन्य कंट्रीज को भी रशिया से इस तरह के इक्विपमेंट खरीदने के लिए चेतावनी दी है। अब वो बात अलग है कि भारत के रशिया के साथ जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील है वो तो होनी ही है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।